साथियों, पिछली क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। इस क्लास में हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान विमेंस की क्या पोजीशन थी। तो साथियों देखिए, इस समय की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो थर्ड एस्टेट की विमेंस थी उनको जॉब करना पड़ता था फॉर सर्वाइविंग और यू कैन से फॉर लिविंग। अब आप सोचेंगे ये थर्ड स्टेट क्या है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने पढ़ा तो उस समय फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। आपको पता है साथियों, जो सबसे टॉप की जो क्लास थी ऑफ कोर्स वो रूलिंग क्लास होगी, लेकिन अगर हम रूलिंग क्लास को रॉयल अगर फैमिली को निकाल दें तो उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल टॉप में सोसाइटी में कौन से लोग थे, वो थे प्रीस्टली क्लास, ठीक है, जिनको कलर्जी भी कहते हैं। तो प्रीस्ट बिल्कुल टॉप पे आते थे। दूसरे नंबर पे कौन से लोग आते थे? नोबल्स आते थे, ये ब्यूरोक्रेट्स आते थे, ठीक है, ये लोग आते थे। और तीसरी जो लेयर थी वहाँ पे कौन से लोग आते थे? वहाँ पे जो लोग थे उनको हम कॉमनर्स कहते थे। तो ये तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा ही है, ठीक है। अब देखिए, ये लोग के पास बहुत ही पावर है, ठीक है, फाइनेंशियल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। इनके पास भी फाइनेंशियल पावर है, पॉलिटिकल पावर भी है। अब कॉमनर्स की भी अगर हम बात करें तो इसको भी फर्दर आप बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि ये जो कॉमनर्स थे, कॉमनर्स में भी वो लोग जो कि बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो लोग जो कि आर्टिशियन हैं, वो लोग जो कि लॉयर्स हैं। अब ये तो अमीरों की ही कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अगेन ये नोबल्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, प्रीस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो कॉमनर्स में भी कुछ जो लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। और अगेन कॉमनर्स में अगर देखें तो कुछ लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे पीसेंट हो गए, फार्मर्स हो गए। तो अब कॉमनर्स में भी वो लोग जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, वहाँ के जो विमेंस हैं, नोबल्स की जो विमेंस हैं, प्रीस्टली जो विमेंस हैं, उनकी सिचुएशन तो अच्छी होगी। तो हम बात कर रहे हैं कॉमनर्स की, और कॉमनर्स में वो लोग जो कि सोसाइटी के बहुत ही निचले लेवल पे हैं, उन विमेंस को तो काम करना ही पड़ेगा। फिर एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ दी जो कॉमनर ये विमेंस थी, इनको एजुकेशन का भी जो एक्सेस था ये अवेलेबल नहीं था। और एट द सेम टाइम जो विमेंस जॉब कर रही हैं उनके वेजेस भी काफ़ी कम थे तब। तो ये कुछ सिचुएशन आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान विमेंस की दिखाई पड़ रही है। अब अपने राइट्स की बात करने के लिए विमेंस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही एक तरफ तो रेवोल्यूशन चल रहा है कि हमने मोनार्की को ख़त्म करना है और एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, रिपब्लिकन सिस्टम लेके आना है। लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी का एक तबका ऐसा भी था जो कि अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं और अपने आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि इनको अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने भी अपने क्लब्स बनाने चालू कर दिए, और बहुत सारे क्लब्स में से जो बहुत फेमस क्लब था, उस क्लब का नाम था साथियों सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन्स विमेन। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विमेंस के क्या डिमांड थे? तो देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स था इनका वो ये था कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। अब ये किस पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहला तो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स हैं राइट टू वोट। क्योंकि आपको पता है 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो वहाँ पर राइट टू वोट किसको मिला? सिर्फ मैन को मिला था, विमेन को तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो जो पहला जो यहाँ पे डिमांड था विमेंस के द्वारा वो ये था कि इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ राइट टू वोट। और आपको साथियों जान के हैरानी होगी कि ये लड़ाई फ्रांस के वुमेंस को बहुत लंबी लड़नी पड़ी थी। फाइनली इनको राइट टू वोट का जो अधिकार था ये 1946 में जाके मिला। अच्छा, कई बार जब आप यूरोपियन सोसाइटीज़ को पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि शायद इंडिया इनसे बहुत एडवांस रहा ही है। क्योंकि देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ही हमने बना लिया। 1950 में जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तब से यूनिवर्सल आपको एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिल रहा है, मतलब कि मेन और वीमेन सभी को इक्वल राइट टू वोट का एक्सेस मिल गया। लेकिन फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन देखिए कितनी डिफरेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया ने कम से कम टाइमली और इक्वली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट था इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इस टॉपिक से जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, जो नेम हमें याद रखना चाहिए, वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं साथियों। इस टॉपिक से ना इंटरव्यू में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हम विमेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 या 2 विमेंस का नाम बताइए, ठीक है। और ज़्यादातर ये हो सकता है कि आपसे नाम इनका पूछा जाए, ओलंपी डी गाउजेस का। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय ये काफ़ी एक्टिव थी, ठीक है।
ये डिमांड क्या रख रही हैं पॉलिटिकल राइट्स की, ये कह रहे हैं कि विमेंस को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। क्यों ये डिमांड ऐसा रख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो एक डिक्लेरेशन पास हुआ था, वो डिक्लेरेशन क्या कहता था? वो डिक्लेरेशन कहता था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन, वहाँ पे वुमेन की बात ही नहीं की। और इस तरीके से विमेंस को एक पैसिव सिटीजन के रूप में वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, राइट टू वोट इनको मिला ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर, कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन से परेशान होकर ओलंपी डी गौजिस ने एक किताब लिखी, और इस किताब का नेम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन एंड सिटीजन, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी थी। अब फ्रांस 1790 के फ्रांस की अगर हम बात करें, तो वो जो 1790 का फ्रांस जो है वो मेल डोमिनेटेड है, विमेन को वहाँ पे बहुत राइट्स नहीं मिले हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई विमेन इक्वल राइट्स की बात करेगी, तो उसका जो हशर होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, उसका जो अंजाम है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यही हुआ इनके साथ में भी कि बाद में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। और मारने का जो प्रोसेस फॉलो किया गया था साथियों, उसको हम जिलेटिन कहते हैं। तो ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। अब ये आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो जिलेटिन है, जिलोटिन, ये क्या होता है? ठीक है, इस प्रोसेस से किसी की हत्या जो है ये किस प्रकार से की जाती है। तो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में साथियों, एक तो ये नेम आपने याद रखना है, ओलंपी डी गौजिस। और एक जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो वहाँ पे जो लुइस 16 जो राजा था तब का, उसकी जो वाइफ थी मैरी। ठीक है, तो मतलब आपसे अगर कभी पूछे कि बताओ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है, इसमें से किसी 2 प्रोमिनेंट विमेन फिगर का नाम बताओ, तो ये 2 नेम कम से कम आप याद रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।